के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज दंगल इस मुद्दे पर सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है और जानकारी ये है, अमरनाथ यात्रा कोरोना की वजह से रद्द की जाती है। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी। हालांकि सांकेतिक रूप से श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। सुबह और शाम दोनों ही वक्त ऑनलाइन वो आरती में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है एलजी मनोज सिन्हा की ओर से। बड़ी बैठक इस मुद्दे पर लगातार हो रही थी। आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ट्रस्टियों के साथ बैठक की, जिसके बाद इस बारे में निर्णय लिया गया कि चूंकि कोरोना का ये संक्रमण काल है, उसके मद्देनजर फिलहाल यात्रा को सांकेतिक ही रखा जाए, यानी कि श्रद्धालु सीधे जाकर अमरनाथ यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन दर्शन करने की इजाजत दी जाती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लोगों की जिंदगी बचाने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कहा है मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल हैं, और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। कोरोना के कारण फिलहाल अमरनाथ यात्रा इस साल नहीं होगी, उसको रद्द कर दिया गया है। और अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर, बात करेंगे सियासत के लिए अच्छे क्या दो ही बच्चे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ऐन पहले जनसंख्या कानून की बात शुरू हो गई है। यूपी के विधि आयोग ने एक कानून का मसौदा बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीमित कर देने का प्रावधान हो सकता है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का दाव असम में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होने के बाद हुई है। जिस तरह असम में AIUDF जैसे दल असम सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को मुसलमानों के खिलाफ बता रही है, वैसे ही यूपी के विपक्षी दलों ने भी कहा है कि यूपी सरकार चुनावों के ठीक पहले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति सिर्फ चुनावों के मद्देनजर बनाई जा रही है या फिर जनसंख्या विस्फोट पर चोट यूपी में वोट दिला सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतियां बनाने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुई, लेकिन अभी भी इसे लेकर सरकारों को नीतियां बनाने का दांव चलना पड़ रहा है। तो क्या इसे सिर्फ सियासी दांव कहा जाए? बहस की इसी पर शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन जब यूपी में चुनाव नजदीक आ रहा है, तब एक बार फिर इसकी गूंज उठ गई है। उत्तर प्रदेश का विधि आयोग एक ऐसे कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जिससे 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजना का फायदा ना मिले। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 2 बातें पूरी तरीके से भिन्न हैं। मुसलमानों की आबादी को लेकर राजनीति होती रही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कभी सार्थक बहस हो नहीं सकी। अब यूपी में जनसंख्या कानून की सुगबुगाहट में भी विपक्ष को चुनावी स्टंट नजर आता है। यहाँ पे हर तरह के कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, लाशों को नदी में तैरते लोगों ने देखा। यहाँ पे शराब माफियाओं का राज चला, भू माफियाओं का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही, लोगों की जमीन पे कब्जा होता रहा, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। यूपी में तो जनसंख्या कानून अभी पाइपलाइन में है, लेकिन बीजेपी ने दोबारा असम जीतने के बाद जनसंख्या कानून के अपने वादे को वहां लागू भी कर दिया है। असम सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी राज्य में धीरे धीरे लागू की जाएगी।
ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि ये नियम असम के चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में भी ये जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कानून को मुसलमानों से भेदभाव वाला बताकर बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम इमिग्रेशन ने जब वो पंचायत का एक्ट बनाया है, 2 बच्चे का वो फादर्स एंड मदर सिलेक्शन खेल सकते हैं, नकरी के बारे में जो बताया है, ये लोग तो माइनॉरिटी इमिग्रेंट माइनॉरिटीज को अपोज नहीं किया। सब लोग चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल रहे। लेकिन ये जो पारपासफुली उसका स्टेटमेंट है हिमंत बिश्व शर्मा जी का, ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल मोटिवेशन स्टेटमेंट है। मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी 10 दिनों पहले अप्रवासी मुसलमानों को परिवार नियोजन की सलाह देने को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा कटघरे में घिरे थे। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খোজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আল্টিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে। যদি ইমিগ্ৰেন্ট মুছলিম এডপ্ট a decent family planning norms. So this will be my appeal to you. असम हो या यूपी, जनसंख्या विस्फोट किसी भी राज्य की चुनौती हो सकती है, लेकिन क्या ये वोट बटोरने का हथियार बनती है? लखनऊ से संतोष और गुवाहाटी से हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम रखा है सियासत के लिए अच्छे क्या 2 ही बच्चे, और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद अब्दुल खालिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AIUDF की ओर से रफीकुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ वकील विष्णु जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले अपने मेहमानों को बता दें। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और उसके बाद ही डिबेट ओपन की जाएगी। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि बीजेपी जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है या इस तरह के कोई भी उपाय सुझाती है, तब तक इस तरह का माहौल बनने लगता है कि दरअसल एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल असम और उत्तर प्रदेश खासतौर से, जहां पर अब 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत क्यों मान पड़ी? देखिए, चुनाव तो लगातार 5 वर्ष में 3 बार होते हैं। एक बार जो है विधानसभा का चुनाव है, एक बार लोकसभा का चुनाव होना है, एक बार जो है वो स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। तो अगर चुनाव के मद्देनजर आप जो है किसी प्रकार के कानूनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई चुनाव आने वाला है इसलिए नियम ना बनाया जाए, तो बहुत सारे नियम बन ही नहीं पाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट बहुत जबरदस्त, आप जानते हैं 2.74 फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में है। इतनी बड़ी फर्टिलिटी रेट के कारण वहां पर स्वाभाविक तौर पर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है, खाद्यान्न की कमी स्वाभाविक तौर पर होती है, भूमि की कमी हो जाती है, संसाधनों का सम्यक वितरण होने में भी समस्या पैदा होती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण उसका एक उत्तम उपाय है। और जनसंख्या नियंत्रण की, जैसे आप ही ने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक विविध उपाय किए गए हैं। 1970 के दशक में तो नसबंदी जो है कांग्रेस का अत्यंत कांग्रेस की दृष्टि में लोकप्रिय कार्यक्रम था। परिवार नियोजन के लिए लगातार कार्यक्रम होते आए हैं। बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है अलग अलग कानून है। स्थानीय निकायों में आप 2 से अधिक जिसके बच्चे हों वो चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र में शैक्षणिक जो है 12वीं तक लड़कियों को जो है विद्यालय में जो है छूट है, फीस में शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन यदि 2 से अधिक बच्चे किसी के हों तो वहां उसको छूट नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में पहले से कानून है। ये इसी तरह का कानून और कांग्रेस के जमाने में बना कानून है। अगर इसी तरह का कानून आज असम और उत्तर प्रदेश में बनता है तो उसको पंथ और संप्रदाय की दृष्टि से देखने का कुकर्म क्यों किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी के सांसद अब्दुल खालिक साहब से ले लेती हूँ। अब्दुल खालिक साहब, क्यों इसमें खोट नजर आती है आप लोगों को? अगर बीजेपी किसी ठोस और गंभीर मुद्दे पर, जिसका प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए भी कई बार किया जा चुका है, तो आप लोगों को बीजेपी की मंशा पर बार बार सवाल उठाने में क्या मिलता है? क्यों आप लोगों को दिक्कत है इससे? सुनिए, पहला बात तो हम लोग सवाल नहीं उठाया, लेकिन इन प्रिंसिपल हम लोग ये जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध में नहीं हो। लेकिन
जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहले जो करना है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में शिक्षा को बढ़ाना है, उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं होगा, तब तक जनसंख्या बढ़ते रहेगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, ये टी गार्डन एरिया SC ST को एक्सेप्शन करेगा। जो 4 एरिया है आसाम में, आपको पता नहीं का, जो रिवराइन एरिया है, नदी का 2 किनारा में जो एरिया रहता है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो एरिया में ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें शिक्षा कम है, उनमें हेल्थ फैसिलिटी कम है। हम लोग चाहते, मेरा पर्सनल विचार है, जब वो एक्सेप्शन दिया ही है, तब ये 4 एरिया के जो लोग हैं, उन लोग को भी ये एक्सेप्शन देना चाहिए, जब तक ये पूरे कानून नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए, हम लोग जब तक शिक्षा का काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज का काम नहीं करेंगे, तब तक कभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। मुंह का बातों से सिर्फ कोई भी कम्युनिटी के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बाद में इस तरह का कोई भी प्रावधान लेकर आए। लेकिन बीजेपी का तो तर्क यही है ना कि दरअसल शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य सुविधाएं, जितनी भी तेजी से तमाम योजनाओं को आप इंप्लीमेंट कीजिए, जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ती है कि वो तमाम योजनाएं जहां से शुरू होती हैं वहीं पर धरी की धरी रह जाती हैं। इसी सवाल के साथ अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब बीजेपी कुछ लेकर आ रही है तो आपको इसमें चुनाव नजर आ रहा है। अरे अगर कुछ अच्छा काम अगर आपकी विरोधी पार्टी की ओर से किया जाता है तो दिल खोलकर उसका स्वागत भी तो करना सीखिए अनुराग भदौरिया। जनसंख्या की समस्या नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन अच्छा काम तो 4.5 साल पहले शुरू होना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी ने बात शुरू की थी, 4.5 साल पहले तो शुरू किया नहीं, क्योंकि अब 4.5 साल हो गए, सरकार पंचायती चुनाव बुरी तरह से हार गई है, तो उसको एहसास होने लगा है कि आप चुनाव में हारने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ना रोजगार से लोग आत्महत्या, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पे महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना से लोगों की यहाँ पे मौतें हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, शराब माफियाओं का यहाँ व्यापार बढ़ा है, कच्ची शराब से, जहरीली शराब लोगों की मौतें हुई है, यहाँ भू माफिया पैदा हो गए, यहाँ भ्रष्टाचारी पैदा हो गए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार को लगा कि पंचायती चुनाव हार गए हैं, अब हमारा चुनाव 2022 में हार जाएंगे, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए आए हैं। इनको करना कुछ नहीं है, इनके पास ना मसौदा तैयार है कि असम के ऋण पे करेंगे, कि पंजाब की यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है उसके हिसाब से करेंगे, या राजस्थान के हिसाब से करेंगे, या केरला के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे कुछ मालूम नहीं, बस बोल दिया, जिससे कि चलिए टाइम पास होगा, महीना 2 महीना इसी में डिबेट चलती रहेगी, थोड़ा असली मुद्दों से ध्यान भटकेगा। जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे चोरी चल रही है, भ्रष्टाचार तो आज यहाँ चरम सीमा पे है, अयोध्या तक में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, उसमें भी आप देख रहे हो किस तरह की बातें हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, उसके पास निकलने का कोई मौका नहीं बच रहा है। तो सोच रही कैसे हम मुद्दे को डाइवर्ट करें, और कुछ नहीं है करना इनको, कुछ नहीं। मैं चित्रा जी आपको बोल रहा हूं, करना होता तो 4 साल पहले इन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी होती, हो जाता, करना नहीं है, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनाना है, माहौल बनाना है, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि चुनाव आ गया ना 2022 में, चुनाव तो इनके लिए ये वो होता है ना कि चलो सत्ता पाना है, जनता की चिंता नहीं है। जनता की चिंता होती तो अब तक तो किसानों की समस्या का समाधान कर दिया होता, जनता की चिंता होती तो महंगाई पे भी चर्चा करते, जनता की चिंता होती तो महिलाओं पर भी बोल लेते। जिस टॉपिक पर आप बोलने के लिए अनुराग भदौरिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका 1.5 मिनट खत्म हो गया, आप आगे बोलिएगा, आप आगे बोलिएगा, ठीक है। विष्णु जैन जी, अब आप, ठीक है सर, 1.5 मिनट आपका खत्म हो गया, आगे आप बोलिएगा। विष्णु जैन जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून या फिर जो प्रावधान लेकर उत्तर प्रदेश और असम की दोनों ही सरकारें लेकर आने जा रही हैं, इसकी जरूरत वर्तमान समय में आखिर क्यों है, आप कैसे समझाएंगे? देखिए चित्रा जी, मैं ये बात बहुत संजीदगी से आपके चैनल पे करना चाहता हूँ कि आपने आज जो टॉपिक चुना है डिबेट का, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये डिबेट आज से नहीं चल रही है, पिछले 50 सालों से इस देश में चल रही है। और मैं यहाँ पे शौक हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे एक बात बोल के चले गए, जिनकी आपने बाइट चलाई कि जनसंख्या नियंत्रण केंद्र का सब्जेक्ट है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मतलब प्लीज संविधान पढ़ लीजिए, क्योंकि जो लिस्ट 3 है उसमें आइटम 20A के तहत पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो उन्होंने एकदम टोटल ये मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यहाँ पे आपके चैनल में बोला, और मेरी ड्यूटी थी एज अ लॉयर उनको करेक्ट करना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे अनुराग भदौरिया जी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण, ये जो अमेंडमेंट आई इंदिरा गांधी की सरकार लाई है, और अमेंडमेंट की डेट नोट कर लें, 31 जनवरी 1977 को ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य को पावर दी गई थी पॉपुलेशन कंट्रोल पे कानून बनाने की।
और यूपी लॉ कमीशन इस पे बहुत एक्सटेंसिवली काफी दिनों से काम कर रहा है। तो ये कहना जनसंख्या नियंत्रण आज का उपजाया हुआ कोई काम है, मैं उसको गलत मानता हूँ। लव जिहाद के केस में भी आपने देखा होगा, लव जिहाद पे जो राज्य सरकार यूपी सरकार ने कानून बनाया था उस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है यूपी लॉ कमीशन की, जस्टिस मित्तल की, जिनकी आपने बाइट भी चलाई, और उसको आधार मान के राज्य सरकार ने उस पर कानून पारित किया था। एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने, आप इस बात को आगे बढ़ाएगा, आपका शुरू का 1.5 मिनट खत्म हो गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे। जिस कांग्रेस नेता का आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो यूपी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, रिपोर्ट में उनका हिस्सा हमने सुनाया था, और यकीनन केंद्र और राज्य दोनों ही विषय जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और इसी वजह से पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल अभी राज्य सरकारें निभाती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में। इन सब के बीच हमारे साथ रफीकुल इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं AIADF के। सब आपसे जानना चाहूंगी, हर चीज में आप लोगों को हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई देता है? असम में अगर इस कानून को लेकर आ रही है भाजपा, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दरअसल एक खास वर्ग को, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का प्रावधान लेकर आया जा रहा है? चित्रा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इकोनॉमी देश का गिर रहा है, मतलब हमारे स्टेट के मुरब्बी हो या सेंट्रल हो, इनसे संभाला नहीं जा रहा है, सबको लेके मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे आसाम के जो सीएम खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि मुसलमान अपने बच्चों को कंट्रोल करे, ये करे, वो करे, फिर हम कानून लाने जा रहे हैं जिससे SC ST और T ट्राइब्स इससे अलग करेंगे हम उनको। ये खुल के खुद बोल रहे, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे। हमारा कहना ये है, जो मुसलमान, जिस आसाम के मुसलमान को टारगेट बना के खुल्लम खुल्ला जो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं, हालांकि बात ऐसी नहीं है, सिर्फ मुसलमान के पास ही बच्चे ज्यादा, इस तरह नहीं है। आसाम के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17%, 17%। हमारे बाजू में अरुणाचल है जहां का ग्रोथ रेट है 27%, मणिपुर का है आपका 25%, हमारे बाजू में मेघालय है जहां 30%, 29.95 है उनके ग्रोथ रेट। और इन स्टेट में मुसलमान नहीं है, 1-2% होंगे ज्यादा 2% से ज्यादा मुसलमान मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है, लेकिन वहां आसाम से कहीं ज्यादा है, वहां ये इशू नहीं है, सिर्फ इनको आसामी में मुसलमान देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि आसाम में जो हाईली मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 21, 22, 23 सबसे ज्यादा। हाँ, इससे भी घटे, हम चाहते हैं उससे भी घटे। आसाम का 17% है 2-4 जिले में। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया, और यहाँ पर डिबेट को मैं ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बोली गई है, और यकीनन प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब भी देना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर असम के मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे रफीकुल साहब, तो सवाल तो उठेंगे ही कि खास समुदाय को ही ध्यान में रखकर के आप लोग तमाम नीति नियम बनाते हैं। जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, खास समुदाय में डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं, वे खास समुदाय के, विशेष करके बांग्लादेश से आए मुसलमानों की आबादी में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण वहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये कौन इससे इंकार कर सकता है। और यदि वहां पर लगातार बढ़ते इस तरह के दबाव को रोकने के लिए अगर मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में बातें करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? इस पर आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है, लोग भली भांति जानते हैं कि जो बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठिए आए हैं, उनकी बेतहाशा आबादी में वृद्धि जो है वो एक योजना रणनीति के तहत हुई है। और उस रणनीति के तहत एक पार्टी जो खड़ी हुई AUDF, जिसके प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी क्यों करती है? इस देश में घुसपैठियों के लिए आप जो है विशेष तरह से जो है प्रावधान करने की बातें क्यों करना चाहते हैं? घुसपैठियों के लिए अगर उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? आप जहां तक दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करते हैं, ये बात कही जा सकती है कि हाँ, उन स्टेट्स में भी इस तरह की जो है कानून बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए, ये बात कहा जा सकता है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि SC ST के लिए, तो SC ST का तो ऐतिहासिक रूप से लोग जानते हैं कि वंचित वर्ग के लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, तो उसका ऐतिहासिक कारण क्या था कि ऐतिहासिक उत्पीड़न के और वंचना के शिकार हुए हैं। तो ऐतिहासिक सर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को अगर आप समस्या के तौर पर नहीं सर, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक बार रफीकुल साहब का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी। SC ST को अगर आप किनारे करेंगे तो बाकी लोग ये सवाल तो आपसे पलट कर पूछेंगे ना कि जनसंख्या नियंत्रण अगर एक समस्या है तो उस वर्ग को अलग क्यों रखा जा रहा है? उस वर्ग को, क्योंकि संविधान का हवाला भी तो उसके मद्देनजर। लेकिन रफीकुल साहब पहले अपना सवाल पूछ लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुराग आ रही हूँ आपके पास। रफीकुल साहब।
चित्रा जी, बीजेपी के स्पोक्समैन प्रेम शुक्ला जी जो कह रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, अरे भाई 71 के बाद जो बांग्लादेशी आसाम में घुसे हैं उसको तो आप रेड कार्पेट बिछा के दे रहे हो। 71 के बाद आने वाले हिंदू को आप के जरिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनको यहाँ बसा रहे हो। हम तो डंके के चोट बोल रहे हैं, हिम्मत है तो उसको बातिल करो। 71 के बाद जो भी विदेशी आसाम में आया होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो उसके पक्ष में है। 71 के बाद आने वाले के पक्ष में ये बीजेपी है, हम नहीं है। रहा बांग्लादेश से कोई अगर आया वो जाएगा, हमारा मसला है। 71 में ये बीजेपी के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए, बांग्लादेश 71 में बना, 47 में पाकिस्तान बना, इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था। सर ठीक है, ये बात तो रफीकुल साहब सबको पता है, लेकिन आप लोगों को भी कम से कम अगर कुछ अच्छा आता है अब उसमें संशोधन की बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना कहां तक जायज है? मतलब किसी भी मुद्दे को हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने लगे, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा लग रहा है आप तो बात करने आए ही नहीं है। तमाम मुद्दों को गिना दिया, अगर लेकर आ रही है जनसंख्या नियंत्रण, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि उसमें इन तमाम प्रावधानों को जोड़ा जाए? अगर कोई कमियां है तो हर चीज में कमी निकालने की क्या आदत पड़ गई है? चित्रा जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना उत्तर प्रदेश के अंदर में। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको करना नहीं है। करना होता तो 4.5 साल पहले ये करते, क्योंकि इसके पहले 3 साल पहले ही आवाज उठाई थी। ये तो अब इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जिस तरह का कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अगर असम का कानून दे, वही तो मैंने इनसे पूछा। आपके साथ बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, ये बताइए कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? असम वाला अपनाएंगे, मध्य प्रदेश वाला अपनाएंगे, राजस्थान वाला अपनाएंगे या केरला वाला अपनाएंगे? ये तो बताएं, कुछ बताएं तो सही, कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप यहाँ नियंत्रण के लिए कौन सा मसौदा तैयार करेंगे? कुछ है आपके पास तो बताइए, आप सुन लें, जनता भी सुन ले। बताइए। अध्यक्ष का बयान सुना है? अरे मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। विधि आयोग को छोड़िए, आप बीजेपी के प्रवक्ता बताइए क्या आपका मसौदा है, क्या आप बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे आप बताइए ना। विधि आयोग पे मत जाइए, तो आप क्या झुंझुना बजाने आए क्या डिबेट में? फिर आप बीजेपी प्रवक्ता बन के क्यों आए? सब काम ये बताइए आपके पास क्या है? तो आप खाली चले आए यहाँ पे बिना पढ़ लिख के चले आए डिबेट करने के लिए, जब आपको पता ही नहीं है कि आप बनाने क्या जा रहे हो। हिंदू आप उत्तर प्रदेश को क्या देने जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि आपने क्या तैयार किया मसौदा, तो आप यहाँ बता क्या रहे हो? बताइए मुझे, ये है आपकी मानसिकता। आपसे हमने तो एक बार भी यहाँ पे किसी जात धर्म का नाम नहीं लिया, आप इस बार नाम जात धर्म का नाम ले रहे हो। ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। प्लीज एक एक करके अपनी बात करेंगे। नहीं, प्लीज एक एक करके अपनी बात करेंगे। नहीं, अनुराग भदौरिया, यूपी कोई पहला राज्य तो है नहीं जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आने जा रहा है। अगर तमाम राज्यों को अगर हम देखें, राजस्थान, एक सेकंड सुनिए ना, 2 से ज्यादा बच्चों वाले नागरिक सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। मध्य प्रदेश 2001 से 2 बच्चों की नीति वहां पर लागू है। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियमों के अनुसार अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद जना है तो नागरिक सरकारी नौकरी के पात्र नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रावधान है, गुजरात में प्रावधान है, इसी तरह से असम में भी कुछ चीजों को लेकर है, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी है। आप लोगों को उत्तर प्रदेश को लेकर ही काफी ज्यादा दिक्कत है अनुराग भदौरिया, तो मैं बाकी जगहों को भी देखिए ना। मेरी बात नहीं समझे, कानून उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपकी बात हम सुनेंगे। फ्रीज हो गया, दोबारा मैं लौटूंगी। महत्वपूर्ण बातें आप लेकिन कर नहीं रहे हैं। सेंटर पे ये ना सर, अगर किसी भी राज्य में इस तरह की व्यवस्था को लाया जा रहा है, अधिक जनसंख्या हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए या फिर जनसंख्या जितनी भी हो उसकी ताकत क्या है वो हमारे लिए गर्व करने का विषय होना चाहिए? ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। अगर 5-5, 6-6 या 8-8 बच्चे वाले लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, आगे का भविष्य उनका सुरक्षित नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, स्वास्थ्य सुविधाएं ढंग की नहीं मिल पा रही है, शिक्षा का अधिकार यकीनन उनको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर सोचने की जरूरत है या फिर नहीं है? हर चीज पे क्या कमी निकालेंगे, फिर देश को आगे लेकर कैसे जाएंगे? और प्रदेशों को लेकर भी इसी तरह के सवाल हैं, पूछेंगे अपने मेहमानों से। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। चर्चा लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। सियासत के लिए अच्छे क्या 2 ही बच्चे, इस विषय को लेकर दंगल में लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साल 2019 में लाल किले की प्राचीर से कहा गया था कि बच्चे कम रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर उनकी ओर से कंसर्न जाहिर किया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य इसको लेकर अपने अपने हित के फैसले क्यों बताते हुए राज्यों में लागू करना चाहते हैं? एक राष्ट्रीय नीति इसको लेकर क्या केंद्र सरकार नहीं ला सकती? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन यूपी पर ज्यादा फोकस, क्योंकि वहां पर 6 महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव। प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सवाल तो महत्वपूर्ण, देखिए असम को लेकर भी कहा जा रहा है कि SC ST को आपने अलग रखा, अगर जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है तो क्या SC ST की आपको चिंता नहीं है?
इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी आप लोग तमाम गहन मंथन कर रहे हैं, हालांकि अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, 2 महीनों का वक्त वहां पर बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा नहीं, इस बात को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, एक तरफ अपने वोट को किनारे रखें और दूसरी तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जाए। कैसे आपकी नीति पर भरोसा करिए देश और प्रदेश? SC ST भारतीय जनता पार्टी के ही वोट है, ये किस स्तर पर लोग आए, पहला ये सवाल है। दूसरा प्रश्न ये है कि SC ST तो पहले से ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़न के शिकार और वंचित वर्ग हैं। वंचित वर्ग के लोगों को यदि आप सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे तो निश्चित तौर पर उन पर अन्याय होगा। उनके घर का खाना ऐसी नहीं खाते, स्थिति में तभी SC ST के लोग जो है नहीं पीते, ये देखिए, ये तो अनावश्यक बातें कर रहे हैं। तो अखिलेश सिंह यादव की बात बता रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव हत्या करवाते भाई, SC ST के उत्पीड़न के सर्वाधिक केसेस आपके खिलाफ है, घोड़ी पे भी नहीं सबसे अधिक SC ST के उत्पीड़न के केसेस सफाइयों के खिलाफ है, सबसे अधिक खिलाफ ये सफाइयों के मामले, सबसे अधिक सफाइयों के खिलाफ SC ST का उत्पीड़न अगर सबसे अधिक किसी के खिलाफ हुआ है तो पिछले 2.5 दशकों में वो समाजवादी पार्टी के गुंडे बताइए ना, आपके जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का उत्पीड़न सर्वाधिक किसने किया? तो सपा के गुंडों ने किया। दलित के घर में खाने से मना कर दिया, दलित को पानी पीने से मना कर दिया, मायावती को निर्वाचित करने का से मना कर दिया था मुलायम सिंह यादव के गुंडों ने। तो आपकी राजनीति तो जो है SC ST के उत्पीड़न की है, हम तो समझ सकते हैं कि SC ST को और कोई सुविधा दी जाएगी तो सफाई जो है कोलाहल बचाएंगे, सफाइयों के कोरोना काल में लोगों की लाशें यहाँ जानवर नौचते रहे, उसके बारे में तो नहीं बोले, नहीं बोले। यहाँ पे किसान आत्महत्या करता रहा, उसके बारे में तो आप नहीं बोले। किस वर्ग से आता है किसान? सर, आप लोग ये जो तू मैं कर रहे हैं ना, देश की और प्रदेश की जो जनता सुन रही होगी और खासतौर से SC ST समुदाय के लोग, उनको ये लगेगा ये बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। अगर इतना काम भी हो गया रहता तो आजादी के इतने सालों के बाद भी SC ST की इस तरह की जिंदगी नहीं होती, गरीबी की जिंदगी नहीं गुजर रही होती। सरकारें सोचती कहाँ हैं उनको लेकर? वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यही तो दिक्कत है। इस बात को जनता समझ रही है और आप लोग भी समझे, दोनों ही पार्टियां और तीसरी पार्टी ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जिस मुद्दे पर बुलाया उस मुद्दे पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे पर आपको बुलाया है उस पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं। दुनिया भर के तमाम मुद्दे लेकर अब्दुल खालिक साहब से आपको आते हुए, ठीक है, एक बार सांसद महोदय को भी सुन लीजिए, एक बार सांसद महोदय को भी सुन लीजिए, बात आगे रखनी है अब्दुल खालिक साहब। लेकिन अगर सरकार की ओर से, चाहे वो असम की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, इस तरह का निर्णय लिया जाता है कि सरकारी संसाधन कुछ मायनों में सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं जिनके 2 ही बच्चे हों, तो ये तो अच्छा है ना। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर वो खुद को कंट्रोल करते हुए इस तरह की परिस्थितियां खुद के लिए बना रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। आपको तो सरकार का खोलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बार कोशिश हुई लेकिन उस तरह से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज की तारीख में ही सही, अगर विरोधी पक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो कांग्रेस का हाथ उसके साथ चला जाना चाहिए। अब्दुल खालिक साहब, देखिए, हम लोग कभी जनसंख्या नियंत्रण नीति को आलोचना नहीं किया। हम लोग जो बोल रहा हूं, ये जब चाय बागान को अब एक्सेप्शन दिया तब चौर एरिया को भी एक्सेप्शन देना चाहिए, दोनों जगह। अब छोड़ दीजिए SC ST को, छोड़ दीजिए। चाय बागान में जैसा प्रॉब्लम है, चाय बागान जैसा बैकवर्ड है, चौर एरिया जो इरोशन अफेक्टेड है, यहाँ नदी का किनारा में हर साल कटौती होता है, उस एरिया में भी बैकवर्डनेस है, दोनों का सेम प्रॉब्लम है। आप चाय बागान को रिलैक्सेशन कर दिया लेकिन चौर एरिया को नहीं दिया। हम लोग इसका आलोचना कर रहा हूं और ऑन प्रिंसिपल हम लोग हमेशा जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन में हो, लेकिन साथ ही साथ में दोबारा ये बोलना होगा, जब तक हम लोग विकास नहीं करेंगे, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक फायदा नहीं होगा। घुसपैठिया के लिए मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ। बीजेपी और RSS कभी कभी बोलते हैं मुसलमान का ग्रोथ रेट ज्यादा है, कभी कभी बोलते हैं घुसपैठिया के लिए हुआ रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है उसको भी आलोचना करना होगा। अभी बीजेपी और RSS हमेशा बोल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर हो रहा है,
इसीलिए हिंदू का लिए वो CAA को लेके आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके आया, और बोल रहा है बांग्लादेश से मुसलमान भी आ रहा है। ये कैसे बात होगा? बांग्लादेश से हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, ये तो नहीं हो सकता है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हो रहा है तब तो वहां से मुसलमान नहीं आना चाहिए। तो ये जो भाजपा के जो नीति है, भाजपा की जो थ्योरी है, थोड़ा सा अपना भी बताते, कांग्रेस पार्टी का भी इतिहास जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब्दुल खालिक साहब अपना भी बताते, जनसंख्या नियंत्रण का इतिहास किस तरह का रहा है। जबरदस्ती पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई थी और स्थिति ये हो गई थी कि 1 साल के भीतर ही लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी कांग्रेस की सरकार की ओर से कर दी गई थी। सर, आप अपना भी जिक्र कर देते, अपना भी इतिहास बता देते कि आप लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस तरह से अत्याचार किया था, है ना सर? सामने वाले पे उंगली उठाइए, 3 उंगली तो आपके ऊपर और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है अब्दुल खालिक साहब। मैंने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये एनकरेजिंग होना चाहिए, ये पनिशमेंट टाइप नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा नीति लेना चाहिए, हम लोग एनकरेजमेंट देना चाहिए। 2 बच्चा होने से ये सुविधा मिलेगा, उस सुविधा मिलेगा, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, और भी एनकरेजमेंट देना चाहिए, लेकिन कभी पनिशमेंट टाइप होना नहीं चाहिए। पनिशमेंट की तरह नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, पनिशमेंट दे रही है इस तरह की नीति लाकर आपकी सरकार। देखिए, डिटरेंट पॉलिसी को पनिशमेंट कहना जो है, ये भी अपने आप में कांग्रेस की गजब की सोच है। डिटरेंट पॉलिसी, डिटरेंट है कि आपके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आप बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे, तो उसका डिटरेंट इफेक्ट आएगा। और जिन राज्यों में इस तरह की नीति आई है वहां डिटरेंट इफेक्ट उसका आया है, वहां पर फर्टिलिटी रेट नीचे आई है। तो जिन प्रयोगों को सफलतापूर्वक अन्य राज्यों में लागू किया गया है, उन्हीं प्रयोगों को यह स्वीकार असम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कल्याणकारी योजना लाई तो उसमें अपने वोट बैंक का तो कोई अहित नहीं हो जाता क्या? इस बात का पहले चिंतन करना और उस पर लगातार जनता पार्टी हमेशा वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू बोलते हैं, गरीब हिंदू का विकास नहीं करते हैं। जिसने राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन में घोटाला करते हैं उसको क्या हिंदुओं का बात करेगा? हिंदू का बात मुंह में बोलता है। ठीक है, बाकी लोगों को भी रफीकुल इस्लाम साहब, रफीकुल इस्लाम, ठीक है, आपके वोट बैंक पर ज्यादा असर न पड़ जाए इस बात का डर आप लोगों में ज्यादा रहता है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। इसी वजह से हर चीज में हिंदू मुसलमान। चित्रा जी, हमें कोई डर नहीं है, ये शुक्ला जी को मालूम होना चाहिए। आसाम 15-16 नंबर पे है। भारत में 15 स्टेट है जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आसाम से ज्यादा है। उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट में बिल लाए, डिस्कस करे, क्यों नहीं करते? ये जहां बैठे थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 36% है। इनके गुजरात के आपके सूरत डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 42% है। जहां मोर देन 80% नॉन मुस्लिम है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 42%। गूगल करके देखे ये प्रेम शुक्ला जी। इसी तरह आसाम से 15 स्टेट ज्यादा आगे हैं जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है आसाम से। आसाम को लेके इतना सरदर्द इनको मुझे मालूम नहीं। ये सब आप पहले अपने गुजरात का फैसला करें ही, पहले अपने महाराष्ट्र का, पहले इनके जो बिहार का, यूपी से लेके लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, रफीकुल इस्लाम जी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, बहुत सारी अलग अलग प्रावधानों को लेकर। तो अगर असम में या फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ा जा रहा है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी काम भी अगर सरकार करे तो उसमें भी आप लोगों को खोटी नजर आता है। चित्रा जी में जवाब चित्रा जी, आसाम में 2 साल पहले इस तरह के बिल लाए कि पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, किसी ने झगड़ा नहीं किया, लेकिन मसला यह है आप गरीबों को वंचित करेंगे। हमारा का जो एक्स सीएम सोनोवाल जी थे वो 8 भाई बहन है, तो उनको भी वंचित होना चाहिए। वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगे? हमारा अभी का जो सीएम है 4 भाई है, अगर 2 बच्चे 2 से ज्यादा वाले वंचित होंगे। मोदी जी जो हमारे हैं कितने हैं भाई? हमारे मोदी जी 6 सिबलिंग्स हैं। हमारे आसाम के जो स्पीकर हैं 11 भाई बहन इनके हैं। सर, तो मतलब अगर इतिहास ही आप देखते रहेंगे तो भविष्य कैसे सुधारेंगे? सोनोवाल जी के 8, ठीक है, हेमंत जी के 4 हैं, रफीकुल इस्लाम साहब, इसी वजह से तो वो लोग चाह रहे हैं ना कि परिवर्तित हो जाए, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। किसी के भी व्यक्तिगत परिवार को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर देना आसान है, लेकिन मुद्दे पर रहिए ना सर।
मुद्दा किसी एक परिवार से तो जुड़ा हुआ नहीं है विष्णु जैन जी, क्यों ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए विष्णु जैन को एक सेकंड। मैं किसी एक परिवार को लेकर बताइए ना कि कितने भाई बहन हैं, आगे देश को और प्रदेश को कैसा बनाना है उस पर रहते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। मैं सबको बहुत शांति से सुन रहा था। मेरा पॉइंट ये है, अनुराग भदौरिया जी यहाँ पे कह रहे थे, सर एक मिनट मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए रफीकुल जी। जहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, विष्णु जैन जी आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगी, प्लीज सर प्लीज। ठीक है ठीक है रफीकुल इस्लाम साहब, आपके जो मुखिया है ना, उनके कुछ बयान को तो मैं टीवी पर पढ़ के भी नहीं सुना सकती। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में जिस तरह का बयान अब तक उनका आता रहा है ना सर, तो ज्यादा मत बोलिए। विष्णु जैन को सुनिए एक मिनट। विष्णु देखिए चित्रा जी, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ और ऐसे आंकड़े रखना चाहता हूँ जो मेरे आंकड़े नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा और एफिडेविट दिया। अनुराग भदौरिया जी यहाँ पे अभी कह रहे थे कि क्या कानून लाएंगे, क्या कानून का स्वरूप होगा, क्या पढ़ के आए नहीं आए। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कानून इंट्रोड्यूस होता है तो कानून आज तक के टीवी चैनल पे या डिबेट पे नहीं इंट्रोड्यूस होता है, कानून फ्लोर ऑफ दी हाउस पे इंट्रोड्यूस होता है। और जब वो बिल की रूप में आता है, अगर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे तो इन सबको और सारी जनता को पढ़ने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक होम मिनिस्टर साहब थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने आंकड़े दिए हैं। आसाम में 77% मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है 1991 में। और समाधान सोनोवाल के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 12 जुलाई 2005 को, उसमें जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम में बढ़ रही है से जोड़ के ना दिखाता है। रफीकुल इस्लाम साहब यहाँ बैठे हैं, आसाम से आते हैं, इनसे जरा पूछिए, इन्होंने सर्वदलीय सोनोवाल से 22 और 24 क्या कहता है, पूछिए जरा इनसे चित्रा जी। अगर यहाँ पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इनसे चैलेंज करके कहना चाहता हूँ, आप जिस राज्य से आ रहे हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेके अभी जो है 22 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप तो इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मोर देन 30% ग्रोथ रेट है। हमारे बाजू में अरुणाचल का भी है, तो आपको तो मेघालय का भी है। पैरा 22 और 24 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम में बढ़ रही है, ये खतरे का विषय है, ये डर का विषय है। ये बात, ये शब्द मेरे नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह से आप के जोड़ देखिए आसाम बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेकिन यहीं पर अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान पिछले साल का देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर उसकी ओर से दिया गया था, तो यहाँ पर तो साफ साफ कहा गया था ना कि जनसंख्या नियंत्रण स्वैच्छिक है देश में। ठीक है सर, ठीक है रफीकुल इस्लाम जी, स्वैच्छिक है ये कहा गया था। और ये कहा गया था कि जबरदस्ती जनसंख्या का अगर नियंत्रण हम करते हैं तो प्रतिकूल असर पड़ेगा और ये तमाम तरह की विकृतियां लेकर आता है। इसका भी जिक्र तो केंद्र सरकार की ओर से किया गया था ना विष्णु जैन जी, तो इसको क्यों छिपा लेते हैं आप लोग? मैं सुप्रीम कोर्ट में इस समय पीआई के बाद बांग्लादेशी को आसाम में बसा है, उसको अगर निकालेंगे अभी हेल्थ मिनिस्ट्री को पार्टी बनाएगा और हेल्थ मिनिस्ट्री को अपना जवाब देना है। तो जो पुराना जवाब है आप उसको एक मिनट में भूल जाइए और हेल्थ मिनिस्ट्री जो नया हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है उसको देखिएगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या स्टैंड होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलों में नोटिस जारी कर चुकी है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ यहाँ जिसमें पहले से जनसंख्या नियंत्रण कानून आर्टिकल 44 के अनुरूप है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पार्ट है। और यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं किया? राज्य क्यों लेकर आई है केंद्र सरकार एक जनसंख्या नीति, क्यों नहीं पूरे देश के लिए लेकर आती है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना विष्णु जैन जी। मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्ट 20A है जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल है, जो राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है। और ये एंट्री इंदिरा गांधी लाई है, ठीक तो है, राज्य सरकार को भी कानून में बनाने का। बिल्कुल, इसको संशोधित करके राज्य और केंद्र दोनों को इस बारे में अधिकार दिया गया था। पांचों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन बढ़ती हुई जनसंख्या देश और प्रदेश दोनों के लिए ही चिंता का सबब है और होना भी चाहिए। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या कुछ सामाजिक विकृतियां लेकर आती है जिसकी वजह से उस तेजी से हमारा विकास नहीं हो पाता जिसकी जरूरत है, तो सरकारों को गंभीरता से इस बारे में सोचना होगा। और विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि सामाजिक रूप से अगर हम आगे बढ़ें तो अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है तो उसमें कदम से कदम मिलाकर चले। हालांकि कमियां जरूर निकालें ताकि कमियों को दुरुस्त करके एक अच्छी पॉलिसी देश और प्रदेश के लिए लेकर आया जा सके। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। यूपी से ज्यादा सिर्फ 4 देशों की जनसंख्या है जिसमें एक अमेरिका, चीन, इंडिया और इंडोनेशिया। इसके अलावा आपको बताते चले ब्राजील
जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर है। बढ़ती हुई जनसंख्या यकीनन बहुत सारी परेशानियों को साथ में लेकर आ रही है। इसी वजह से 2 चाइल्ड पॉलिसी सरकारी योजनाओं के मद्देनजर सरकार बनाने की कोशिश में है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार तंज कस रहा है और उसका यह कहना है बीते 4.5 सालों में कुछ किया नहीं। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।